ट्रंप अचानक बदलते हैं, पहले टैरिफ वॉर में एंट्री करते हैं, अब वो रियल वॉर में एंट्री कर चुके हैं क्योंकि मुझे नोबेल पीस पुरस्कार नहीं मिला। अब चाहे इसके पीछे की बात जो भी रही हो, फिलहाल के लिए अब वो अपने दूसरे मोड में आ चुके हैं। मैं इस मोड पर तो आऊंगा ही, लेकिन ट्रंप का इस तरह बदल जाना, अमेरिकी राष्ट्रपति की नीतियों का इस तरह बदल जाना भविष्य को लेकर कितना और डराता है, यह प्रश्न मैं पहले करूंगा, क्योंकि उनका कार्यकाल अभी 2.5 साल का बचा है, यानी कि 2.5 साल का भी और बचा है। क्या डर है एज एन इकोनॉमिस्ट आपको आने वाले समय का? डर तो है, क्योंकि जैसे हमने पहले प्रोग्राम में बात किया है कि एक लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पे नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, और क्या ये हमारे लिए, मतलब अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए अच्छा जगह है जहाँ पे हम जा रहे हैं। इनके सोच में सब कुछ शॉर्ट टर्म है, यानी कि मुझे और अपने देश के लिए अगले हफ्ते, अगले साल में क्या फायदा हो सकता है। अपॉर्चुनिस्टिक प्रेसिडेंट है, मतलब कि मैं अगर ये करूंगा तो हमारे लिए शॉर्ट टर्म में फायदा हो सकता है कि नहीं, जल्दी फायदा हो सकता है कि नहीं। वो भविष्य के बारे में कम सोच रहे हैं कि अगर हम ये करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और रिएक्शन क्या होगी। जैसे आप देख रहे हैं ये ईरान में वो खमेनी को खत्म कर दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद क्या आता है, कौन आता है और वो क्या करेंगे, उसके बारे में उन्होंने कम सोचा है। सोच रहे थे कि शायद वेनेजुएला की तरह हम एक सरकार को ले आएंगे जो हमारे काम करेंगे और बस वहीं बैठेंगे और हम उनको आदेश देंगे कि ये करो वो करो, वो करेंगे। अगर आपने ये ही सोचा है ईरान के बारे में तो आपने बहुत गलत सोचा है, क्योंकि वो बहुत अलग देश है। और अगर कोई पपेट, कठपुतली वहां पे बैठ के आपका काम करेगा तो वो कितने दिन बचेंगे वहां पे? कोई उनको खत्म करेगा ईरान में, क्योंकि इतने सारे लोग अमेरिका के विरुद्ध हैं वहां पे। तो मेरे ख्याल में ये एक सरकार है जो भविष्य के बारे में कम सोचती है, अपने फायदे के लिए जो इमीडिएट, जो तुरंत ही हो सकता है, उसके बारे में सोचता है। ये क्या सर ये आपको वापस से कॉलोनियल माइंडसेट नहीं लगता कि मेरे खिलाफ कोई है तो मैं उसको जाके खत्म करके आता हूं? जैसे आप देखेंगे वेनेजुएला में वो सोच रहे हैं कि हाँ ये हमारा देश है, हमारा कॉलोनी है, तो हम इसका तेल, इसका जो नेचुरल रिसोर्सेज, उनका फायदा उठाएंगे और सिर्फ अमेरिकन कंपनी फायदा उठाएंगे क्योंकि ये हमारे बैकवाटर में है। अगर यूरोप, खबरदार कोई यूरोप से आए या चाइना से, चीन से आए, वैसा लग रहा है। मेरा उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म ये नहीं चलेगा कि वेनेजुएला में वो सोचेंगे कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हमारा जो नेशनल जो वेल्थ है, समृद्धि है, वो अमेरिका की ओर चल रही है और हम ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। दूसरा मेरे ख्याल में ये अमेरिकन जो कांग्रेस है, अभी मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है, और अगर डेमोक्रेट्स कांग्रेस में आ जाते हैं तो वो भी सवाल उठाने लगेंगे कि क्या ये ठीक है, क्या ये वो अमेरिका है जो हम चाहते हैं? क्या हमने ब्रिटेन के विरुद्ध, हमने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हमने उनको बाहर फेंका है। क्या वेनेजुएला में वही सोचेंगे कि ये कॉलोनियल एम्पायर है, उनको बाहर फेंकना है? तो ये जो सोच अमेरिका में हो सकता है अगर मिड टर्म्स डेमोक्रेट्स जीतते हैं। आजकल रिपब्लिकन्स भी सोच रहे हैं कि ये क्या तरीका है, क्या इस पद पे हमें जाना है, लेकिन वो अभी चुपचाप रह रहे हैं। और अगर मिड टर्म्स डेमोक्रेट्स जीतते हैं तो वो रिपब्लिकन्स भी उनका आवाज उठने लगेगी। सर जब हम बात करते हैं कॉलोनियल एरा की,
हाल ही में मार्को रूबियो का एक बयान बहुत वायरल हुआ था जब वो यूरोप के अंदर, जर्मनी में अगर मैं सही हूं तो म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग में वो आए थे। तो वहां पर उन्होंने बात उठाई कि ब्रिटिशर्स जो इतना सारे देशों को छोड़कर वापस चले आए, ये उनकी गलती थी। आप लोग कम्युनिस्ट मूवमेंट की आड़ में पीछे हट गए। अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। अमेरिका का जो आज का रवैया है, चाहे वेनेजुएला हो, अब चाहे वो ईरान का मसला हो, दुनिया पर एक साथ टैरिफ डाल देना हो और बीच में यूरोप को ग्रीनलैंड के लिए बहुत धमकाना हो, कनाडा को 51 स्टेट का नाम देना हो, ये सब चीजें अगर कॉलोनियल तरीके से हम सबको दिखाई देती हैं तो अमेरिका में आपने कहा कि कांग्रेस के इलेक्शन में चीजें बदलती दिखेंगी। लेकिन सर, कोई भी देश जब किसी दूसरे देश पर कब्जा कर रहा होता है तो उस देश के नागरिकों का तो घमंड बढ़ता है ना सर। जैसे अगर इंडियन गवर्नमेंट ये कहे कि पीओके कल से हमारा हुआ, या बांग्लादेश में अब हमारे खिलाफ कोई नहीं होगा, ये सब बातें जब कोई बोलता है तो एज ए प्राउड सिटीजन उसे तो ये अच्छा लगता होगा। तो ये मिड टर्म इलेक्शन में क्यों हारेंगे सर? उस वातावरण के बारे में बात करें, जिंगोइज्म। हाँ, जिंगोइज्म मतलब एक देश में और दो देशों पे अत्याचार करना अच्छा लगता है कि हम इतने शक्तिशाली हैं। जब लोग मेरे से पूछते हैं कि भारत सुपर पावर कब बनेगा, मैं यही पूछता हूं कि आपको सुपर पावर बनने की इच्छा क्यों है? आप क्या करना चाहते हैं वो शक्तियों के साथ? और तब लोग सोचने लगते हैं और कहते हैं हाँ, हम औरों पे अत्याचार करेंगे। तो क्या वैसे सुपर पावर हमें बनना है? हम एक जगह में हम सुपर पावर है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में, और वहां पे हम अत्याचार काफी करते हैं। और क्या वो अच्छा है कि एक देश पार्टिसिपेट नहीं कर रही है वर्ल्ड कप में, दूसरा देश बाहर जा रही थी? मेरे ख्याल में आपको सुपर पावर बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो इसलिए बनना है कि दुनिया में न्याय ले आए, जो न्याय पहले नहीं था। और मेरे ख्याल में वैसा ही सुपर पावर अमेरिका था। वो 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंद हुआ, खत्म हुआ, तब अमेरिका सोच रहा था कि हम दुनिया में न्याय कैसे ले आएं। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस बना, वो GATT, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब बने, क्योंकि अमेरिका सोच रहा था कि और देशों में उत्पादन अगर हम ले आएं तो ये हमारे लिए फायदा होगा, क्योंकि हम उनको बेच सकते हैं, वो हमें बेच सकते हैं, और दुनिया में सारे लोग फ्लरिश करेंगे, रहने लायक होगी। तो वैसा जो सोच था उसको कहते हैं कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर। और आपने मार्क कार्नी का स्पीच पढ़ा होगा कि वो कह रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर बस खत्म हो गया, और हम सब अपने लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि कोई हमारे लिए नहीं लड़ रहा है। ये जो सुपर पावर जो था, जो है, वो अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहा है। जिसके ऊपर न्याय की जिम्मेदारी थी वो अब अन्याय कर रहा है। जरूर। तो मेरे ख्याल में, जैसे मैंने कहा कि ये बदल सकता है, लेकिन तब तक हमें ये सोचना चाहिए कि हम इसको विरुद्ध कैसे करेंगे जब हम पे अत्याचार हो। और एक जो खतरनाक चीज है वो ये है कि ये जो दो सुपर पावर्स हैं, G2 जो कहते हैं वर्ल्ड में, शायद वो एक दूसरे के साथ एक समझौता करेंगे कि आप चीन, वो एशिया को ले लो, और आप अमेरिका, यूरोप, बाकी यूरोप, नो, आप अमेरिका, अमेरिकन कॉन्टिनेंट को ले लो, आप जो भी करना चाहते हैं वहां पे कर लो, ठीक है, ईरान वगैरह में थोड़ा मेडल करो, यूरोप को और रशिया को लड़ने दो बीच में। तो इसको कहते हैं स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर वो वैसा वो समझौता करते हैं और कहते हैं कि जो एशिया में जो देश हैं, आप उनके साथ जो करना चाहते हैं कर लो, तो हम कहाँ रहेंगे? क्योंकि हम अभी भी, अगर हमारा दोस्ती डेमोक्रेसीज के साथ नहीं है, तो हम अकेला रहेंगे।
और हम चीन का हमारा अर्थशास्त्र 1/5 है चीन का, हमारा मिलिट्री जो है हमारे विरुद्ध काफी देश हैं, तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम और देशों के साथ दोस्ती कैसे करेंगे। जापान है, जापान के साथ दोस्ती कर सकते हैं, और काफी जिगरी दोस्ती है अभी। यूरोप के साथ दोस्ती कर सकते हैं। तो अभी कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे मार्क कार्नी, उनको अच्छी तरह से जानता हूं मैं, वो आए थे बात करने के लिए मोदी जी के साथ। तो मेरे ख्याल में ये जो अलायंसेस हैं उनको मजबूत करना है हमें, क्योंकि हमें शायद जरूरत पड़े उनकी। लेकिन इन अलायंसेस में हमें हमेशा अपने फायदे के लिए काम नहीं करना चाहिए। यानी कि ट्रांजैक्शनल अप्रोच अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग कहेंगे कि हमें जरूरत पड़े तो आप हमारा मदद करेंगे क्या, हमें यकीन कैसे हो सकता है कि आप करेंगे। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि हमें वैल्यूज बेस्ड अप्रोच पर जाना चाहिए, कि हम लोकतंत्र हैं, हमारे वैल्यूज लोकतंत्र के वैल्यूज हैं, और आप भी लोकतंत्र हैं, जापान भी लोकतंत्र है, कनाडा भी लोकतंत्र है। हम आपके साथ जुड़ के एक तो सुपर पावर्स के खिलाफ कभी कभी काम करेंगे, कभी कभी सुपर पावर्स के साथ भी काम करेंगे जब हमारे फायदा हो, लेकिन एक दूसरे के फायदा के बारे में सोचेंगे। फिर से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे, जब तक अमेरिका उस साइड पे हो कि बस अपने फायदे के लिए जब सोचे। अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर बिगाड़ चुका हो तो वर्ल्ड को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि हमें वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है, और उसमें इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए अपनी जैसी थॉट प्रोसेस के जो देश हैं जो साथ में यही सोच रखते हैं, उनके साथ उसे एक ऐसा अलायंस बनाना चाहिए जो कोऑपरेटिव हो, ना कि कॉम्पिटिटिव हो। जरूर। ओके, अब सर इसमें हम एक पॉइंट जरूर ऐड कर सकते हैं कि ये वर्ल्ड ऑर्डर बिगाड़ने वाला चूंकि अमेरिका ही था, तो कंपटीशन को बढ़ाने वाला भी वही बना, और लोग अब हथियारों की होड़ में अपने फायदे के लिए प्रोटेक्शनिज्म में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यूरोप का हाल जो है वो आपके सामने है। फ्रांस का ओपनली ये कहना कि अब मैं न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाऊंगा लेकिन बताऊंगा नहीं। ये सब चीजें दुनिया में फिलहाल एक इनस्टेबिलिटी है, और जब तक ट्रंप है अमेरिका की नीति अस्पष्ट है।